हेलो एवरीवन, मैं प्रेम शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस शर्मा। काफ़ी लंबे समय से कुछ एग्ज़ाम की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब फिर से हमारी वीडियो आना शुरू होगी। आज का मैं आपको टॉपिक बता दूं पहले। तो आज का टॉपिक जो है वो बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर जो एमसीक्यूज़ में आएगा उसके रिगार्डिंग है। काफ़ी क्वेश्चन है, अबाउट 170 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, जो भी हम कवर कर सकते हैं आज उतने हम कवर करेंगे आधे घंटे की वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पर इन सब जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हो तो नीचे आईडीज़ दे रखी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप जाके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ बैचेस के बारे में जान लेंगे जो हमारे शुरू हो रहे हैं। अच्छा, बाकी जो बच्चे बीए सेकेंड ईयर में हैं और उन्हें बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम नोट्स चाहिए, लाइक वो क्वेश्चन चाहिए जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो उनके लिए वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप अगर फ़िरोज़ाबाद से हैं तो आप मेरे से ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं और उसकी प्राइस केवल 300 रुपीज़ है। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उसकी प्राइस 200 रुपीज़ है, तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस फंसते हैं। पिछले बी लिटरेचर के एग्ज़ाम में जो बी सेकेंड ईयर का हुआ है, बी फर्स्ट ईयर का हुआ है, बी थर्ड ईयर का हुआ है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली मेरे सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। बाकी एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर में भी सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो ये नोट्स खरीद सकते हैं। बाकी अगर बैचेस के बारे में बात करें तो ये सारे बैचेस 15 जून से कंटिन्यू हो रहे हैं, शुरुआत हो रही है इनकी। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहला बैच CUET बैच शुरू हो रहा है, जिसकी प्राइस 2000 रुपीज़ है कंप्लीट बैच की। एयरफोर्स, नेवी, NDA इसका 6000। बाकी SSC बैंक CDS की 7000, 10th CBSE OPP बोर्ड की 8000। और अगर आपको ग्रामर इंप्रूव करनी है, ग्रामर में जैसे टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सारी चीज़ें, या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी जिसकी बेसिक्स नॉलेज के बारे में, तो अगर आपको ये ग्रामर इंप्रूव करनी है जिसका बैच 2000 है, इसमें हम केवल ग्रामर को इंप्रूव करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल से नहीं पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा रूल्स नहीं कराए जाएंगे, मतलब नॉर्मल आपको ग्रामर इंप्रूव कराई जाएगी। अगर बात करें हमारी लास्ट बैच यानी कि इम्प्रूव ऑफ लिटरेचर बैच, लिटरेचर इस वाले बैच में आपको अबाउट हिस्ट्री, मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, आपको पोइटिक फॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा, आपको लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताया जाएगा, आपको मीटर के बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। होता क्या है, जब बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में हमारे पास आता है, या बीए सेकेंड ईयर में हमारे पास आता है, या बीए थर्ड ईयर में हमारे पास आता है, तो कई बार उस बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो जिससे हमें बैच कंटिन्यू करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसे बार बार हमें मीटर के बारे में बताना पड़ता है कि मीटर क्या होता है, आयम्बिक मीटर है ना, हेरोइक मीटर, या जो बहुत सारे मीटर्स होते हैं उनमें से। लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात करें तो एनाफोरा, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती। लिटरेरी टर्म्स की बात करें, लिटरेरी फॉर्म्स की बात करें तो ओड, सोनेट, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती कि क्या चीज़ होती हैं। बैलेट्स क्या होते हैं, लिरिक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसे नहीं पता होती। तो यहाँ पर जो लिटरेचर का बैच है इसमें हम यही इंप्रूव करेंगे। ये 1 टाइम पेमेंट फ़ीस है। बाकी आप यूपी बोर्ड की जो 10th का CBSE और यूपी बोर्ड है, इसकी मंथली बेसिस पे फ़ीस है, आप इसे मंथली पेड कर सकते हैं। SSC बैंक CDS में भी मंथली पेड कर सकते हैं। बाकी जो भी ये CU सेट और ग्रामर और लिटरेचर जिसकी प्राइस 2000 रुपीज़ है, आप इसको 1 टाइम पेमेंट में ही पे करेंगे। क्लियर? चलिए, बाकी एड्रेस आप लोगों को पता ही होगा, इन फ्रंट ऑफ दाऊदयाल डिग्री कॉलेज, नीचे लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ दाऊदयाल डिग्री कॉलेज, तिलक नगर, फिरोजाबाद 283203। बाकी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा सेकंड पेपर को लेके है, इसमें ऐसे राइटिंग पे भी हैं, CV पे भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक पर लिए हुए हैं मैंने। तो आप लोगों को जहाँ तक मैं हो सकता हूँ इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी हैं। मैं पहले ये चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे राइटिंग के, फिर कुछ CVs के क्वेश्चन उठा लूँगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीज़न क्या है कि बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके संजय और दिनेश से भी लिए गए हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस उठाऊंगा पहले जो मुझे लगते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो संजय दिनेश हैं वो आप उनसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए, लाइक पहला क्वेश्चन है, एन ऐसे कुड बी शॉर्ट और लॉन्ग, ये ट्रू है या फॉल्स।
ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एन ऐसे कुड वी फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी लॉन्ग, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, एन ऐसे कुड बी अ शॉर्ट और लॉन्ग बोथ, इट कुड बी गिव पर्सनल ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट। ये एक्स्ट्रा बात थी आपके जानने की जो मैंने आपको बता दी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसेज। या तो देखो, देयर आर 5 करेक्टरिस्टिक ऑफ द एसे, देयर आर 5 करेक्टरिस्टिक ऑफ द एसे। दे आर यूनिटी, order in line of thoughts, brevity, dignified and literary style and the personal touch। देखिए जो ये फॉर्म्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये संजय की बुक्स में किसी और नाम से दी गई हैं, तो आप लोग वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस मोस्टली इसी से आता है कि ब्रेविटी, डिग्निफाइड, फेकनेस, पर्सनल टच, इसमें से क्या चीज़ ऐसे का एक गुड ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इससे पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है। अगर इसकी बात करें तो हो जाएगा फेकनेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन अ गुड ऐसे। क्या चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं? तो देखो, स्लैंग, डिग्निफाइड वर्ड्स, ब्रेविटी, यूनिटी। देखिए मैंने अभी आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, ठीक, जिसमें यूनिटी भी था, ब्रेविटी भी था, डिग्निफाइड वर्ड भी था। तो हम क्या चीज़ जो है उसे अवॉइड कर सकते? इनमें से कोई चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक ही है उसकी। तो अ गुड ऐसे मस्ट हैव अ डिग्निफाइड एंड लिटरेरी स्टाइल, इट कैन नॉट हैव स्लैंग, कॉलिकल टर्म्स एंड फ्री कंस्ट्रक्शन। अगर हम एक लेटर को कॉलिकल लैंग्वेज में लिखते हैं या कुछ स्लैंग करते हैं, मतलब एक मिस अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करते हैं, या जो वर्ड्स अच्छे नहीं हैं रिपीटेशन करते हैं, तो उसको ऐसे को ख़राब बना देता है। ठीक, चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऐसे। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऐसे। नंबर 1 नरेटिव ऐसे, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नंबर 3 आर्गुमेंटेटिव ऐसे एंड नंबर 4 रिफ्लेक्टिव ऐसे एंड नंबर 5 एक्सपोजिटरी ऐसे। तो ये हमारे 5 प्रकार के ऐसे होते हैं। ठीक, चलिए, संजय में एक बुक में इसका आंसर दिया है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऐसे। तो आप अगर क्वेश्चन आता है उसमें 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, तो आप 4 लगा के आएंगे, अदरवाइज़ 4 और 5 दोनों आते हैं तो आप 5 लगा के आएंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेस। क्लियर? तो द आंसर इज़ पर्सनल एसेस। कौन सा? पर्सनल एसेस। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एसेस टेल्स अ स्टोरी। कौन सा ऐसे है वो स्टोरी टेल्स करता है? तो नरेटिव एसेज, डिस्क्रिप्टिव एसेज, रिफ्लेक्टिव एसेज, आर्गुमेंटेटिव एसेज। देखिए सारे एसेस के टाइप। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मतलब जब आप किसी भी टॉपिक को बहुत लंबे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, स्टोरी नहीं बताते, उसे डिस्क्राइब करते हैं। लाइक अब मैं पोल्यूशन के बारे में लिखता हूँ, आप पोल्यूशन का टाइप बताते हैं, कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं, कौन सा पोल्यूशन क्या होता है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एस। या आप कहीं घूमने गए, आपने उस चीज़ को बताया, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। और आपने किसी पर आपने किसी चीज़ को एम्फेसाइज किया, किसी चीज़ पे बहस करी, है ना, तो आर्गुमेंटेटिव होगा। आपने जैसे बताया इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। लाइक मैं अगर आपको बोलूँ कि आप ड्रिंकिंग पे ऐसे लिखिए, तो आप उसके एडवांटेज बताएं, डिसएडवांटेज बताएं, तो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ आर्गुमेंटेटिव एसेज। ठीक, रिफ्लेक्टिव ऐसे की बात करें जब आप किसी पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव एसेज। नरेटिव एसेज, नरेटिव एसेज नरेट अ स्टोरी ऑन एन इवेंट। The story or event could be real or imaginary, like an accident, a festival and so on. Clear? That is narrative essays. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात आगे बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव essays describe a place or a person that is true or false. चलिए, तो the statement is true. Descriptive essay describe a place, person or a thing which may be real or imaginary. Okay? चलिए, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं हम कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ऐसे कर दिया जाए, डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब्स, और ऐसे डाल दिया जाए अ प्लेस, नंबर वी, ऑप्शन ए हो गया अ प्लेस, ऑप्शन बी अ पर्सन एंड ऑप्शन सी ईदर ए और बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप ऑप्शन सी ईदर ए और बी लगा के आएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ दीज एसेज द राइटर अराइव्स एट अ कंक्लूजन बाय लॉजिकल रीजनिंग। तो देखिए मैंने अभी बताया है कि जिसमें आप आर्ग्यूमेंट देते हैं, दैट इसके एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, तो अभी तो आप कंक्लूजन निकाल पाएंगे एक लॉजिकल रीजनिंग से।
ठीक, तो आर्गुमेंटेटिव आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्गुमेंटेटिव एसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेज आर कलेक्शन ऑफ वंस थॉट। कौन से एसेज ऐसे हैं? हाँ देखिए, आप डेफिनेशंस को याद करते चलिएगा, बाकी हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके से पूछ लिया जाए। तो कौन से एसेज ऐसे होते हैं जो किसी के थॉट्स होते हैं? तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्टिव एसेज कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स ऑन टॉपिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नेचर। दिस इंक्लूड्स हैबिट्स, क्वालिटीज एक्सेट्रा। तो आंसर क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज रिफ्लेक्टिव एसेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट। कौन से में एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है? तो द आंसर इज एक्सपोजिटरी एसेज, बिकॉज एक्सपोजिटरी एसेज एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट। दीज सब्जेक्ट्स इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक टॉपिक्स, लिटरेरी टॉपिक्स एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? अगर आप चीज़ को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी चीज़ पर मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ट्विटर को छोड़ के, ट्विटर में कम एक्टिव हूँ, तो ट्विटर को छोड़ के आप इनमें से कहीं भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। विच काइंड ऑफ एसेज यूज द 5 सेंस टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, साइट टू इन्हेंस द इमेजनरी ऑफ द सेटिंग? चलिए आंसर क्या होगा आपका? नरेटिव एसेज, डिस्क्रिप्टिव एसेज, एक्सपोजिटरी एसेज एंड आर्गुमेंटेटिव एसेज। देखिए बहुत सारे बुक में इसका आंसर नरेटिव एसेज दिया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नरेटिव रियल होती है, इमेजनरी भी हो सकती है। तो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हम हमारे सेंसेस का यूज़ करके नरेटिव एसेज लिख सकते हैं, लेकिन जो आंसर है इसका, रियल आंसर, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एसेज। The 5 senses are important aspect of descriptive essays. They enable the reader of the essays to visualize the setting better. अब देखिए, जिन लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज के फीचर पढ़े हों उसमें बताया सेटिंग क्या होता है। द सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले या बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। लाइक जैसे हम एक ड्रामा कर रहे हैं या नॉवल लिख रहे हैं, तो नॉवल में कई बार हमें बताना होता है, जैसे गोदान है, आपने गोदान पढ़ी होगी। गोदान में आपने देखा है कि गाँव का पहले गाँव का प्लेस दिखाया जाता है, गांव के बारे में बताया जाता है। देन मालगुड़ी पड़ी होगी आपने, मालगुड़ी एक इमेजिनेशन प्लेस है, तो इन सबको बताया जाता है। ठीक, तो इन जो चीज़ों में जब आप किसी इंसिडेंट बता रहे हैं या किसी एक्सीडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी फेस्टिवल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यू हैव टू डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द प्लेस ऑफ द फेस्टिवल। अब दिवाली को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप बताएंगे हर तरफ दिए जल रहे थे, पटाखे चल रहे थे, ये सारी चीज़ें। दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द एसेज इफ़ यू वांट टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस में आपको आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन समझे गए हैं और इजी क्वेश्चंस थे, तो मुझे नहीं लगा कि आपको इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जैसे विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन राइटिंग एन ऐसे, इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है एक ऐसे लिखने का? तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंक्लूजन पहले आ जाए, है ना। द कंक्लूजन मीन आंसर इज़ ए। अब मैं समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन में जैसे मैं आप एक ऐसे लिख रहा हूँ, अब ऐसे लिख रहा हूँ मैं पॉल्यूशन पे, तो मैं बताऊँगा पॉल्यूशन होता क्या है, फिर पॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, एंड द कंक्लूजन पॉल्यूशन अच्छा है या बुरा। ठीक, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, देन द मेन बॉडी ऑफ द ऐसे एंड द लास्ट कंक्लूजन ऑफ द ऐसे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन शुड वी अवॉइड वाइल राइटिंग एन ऐसे? क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जब आप एक ऐसे लिख रहे हो? तो देखिए, अब आप बताओ, इसका आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं बता रहा। ऑप्शन ए है प्रॉपर लैंग्वेज। अगर आपकी ऐसे की लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो क्या आप अच्छा कैसे लिख सकते हैं? नहीं। बीइंग टू द पॉइंट, अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, तो यू हैव टू बी पॉइंट ऑफ बीइंग टू द पॉइंट। आपको टू द पॉइंट होना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। एंड द रिपीटेशन इज़, हाँ, अगर मैं एक ही बात को बार बार बोलूँ, मैं आपको बोलूँ बार बार कि क्वेश्चन नंबर 12 कर ले रहे हैं, तो इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द ऐसे। अगर आप एक चीज़ बोलते हैं हर पूरे ऐसे में
जैसे मैं अगर पूछूं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, आप कुछ लिख रहे हैं, आप बार बार एक से लिखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ रोमांटिक पोइट, विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ रोमांटिक पोइट, ही गेव द मिस्टिक पैंथेसिस थ्योरी, है ना, ही इज़ अ लवर ऑफ नेचर, ही इज़ अ लवर ऑफ नेचर, ही इज़ अ लवर ऑफ नेचर। आप इसी को डिस्क्राइब करते जाएंगे बार बार, तो क्या होगा कि एक टाइम बाद ये हमें बहुत गंदा लगेगा। और जब आपको 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है और आपने 150 वर्ड्स को एक ही चीज़ पे रिपीटेड करके रख दिया, या अगर आपने एक ही चीज़ को रिपीट कर दिया बेटा, तो इससे क्या होगा, रीडर पे क्या पड़ेगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो चीज़ों को रिपीट नहीं करना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्लियर? चलिए 13 देखिए, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऐसे, कौन सा टाइप नहीं है ऐसे का। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है, नरेटिव ऐसे होता है, तो कौन सा रह गया, पिक्टोरियल ऐसे। वाह, पिक्टोरियल। अच्छा पिक्टोरियल क्या होता है बेटा, आप देखो पिक्टोरियल इज़ अ ग्राफ। जब आप एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं या आप एक एनालिटिकल कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो उसमें आपको एक ग्राफ देना पड़ता है। दैट इज़ जब आप एक पाई ग्राफ बनाते हैं लाइक इस टाइप से, ये इस टाइप से जो डाटा देते हैं 25%, 23%, एक्सेट्रा, दीज इज़ अ पिक्टोरियल ग्राफ, है ना। तो पिक्टोरियल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऐसे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ। क्लियर? या इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट, ऑल एसेज हैव, जो सारे एसेज होते हैं, दे आर मल्टी पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ्स, द सेम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स या 4 पैराग्राफ्स। तो देखिए अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो आपका ऐसे है वो 1 पैराग्राफ हो, 2 पैराग्राफ हो, 3 पैराग्राफ हो, इट हैज़ मल्टीपल पैराग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑल एसेज हैव मल्टीपल पैराग्राफ। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन संजय का है आई थिंक, नहीं ये क्वेश्चन अतुल का है, दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू अतुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऐसे, क्या ऐसी का टाइप नहीं है। चलिए अब देखिए मैंने आपको बैच स्टार्ट होने से मतलब पहले आपको एक बैच के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप इसमें इंग्लिश लिटरेचर का बेसिक सीखेंगे। तो अब बच्चे कुछ कहते हैं कि हम तो भाई इंग्लिश ग्रामर के हैं, लैंग्वेज के, हम लिटरेचर क्यों सीखें। तो लिटरेचर बेटा आपको सीखना इसलिए कंपलसरी है कि कई बार लिटरेचर आपको ग्रामर में बहुत सारी चीज़ में हेल्प करती है। लाइक अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो यू हैव टू नो अबाउट द राइटर्स हु कोट्स मैनी थिंग्स। लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत सारी विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैथ्यू आर्नोल्ड को बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, मिल्टन को बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो अगर आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और आप विलियम वर्ड्सवर्थ को नहीं जानते, विलियम ब्लैक को नहीं जानते, विलियम शेक्सपियर को नहीं जानते, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आ गया नरेटिव, इमेजिनेटिव, वैलिड, एक्सपोजिटरी। अब इसमें देखिए मैंने आपको मैंने बताया था कि 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेस। उसमें वैलिड नहीं था, तो आपने नरेटिव देखा, ये देखा, क्या नहीं देखा, वैलिड। तो वैलिड इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, वैलिड इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एसेस। तो वैलिड होता क्या है ना। ये जो चीज़ें हैं ये आप कहाँ सीखेंगे, these topics are covered in the batch which is started from 15 June. ओके, ये सारी चीज़ें आप कहाँ जो सीखेंगे, उस बैच में जो 15 तारीख से शुरुआत हो रही है, जिस बैच की, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सिखाया जाएगा, जिसमें कवर करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, बैलेट्स एंड सो मैनी थिंग्स अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, है ना। या आप बोल सकते हो बेसिक्स का बैच है वो, उसमें बेसिक्स कंप्लीट करनी है हमको। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, क्या चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। वर्बोसिटी, स्लैंग और कॉलिक्युलर लैंग्वेज, एक्सेसिव यूज ऑफ कोटेशन, ऑल ऑफ द एबव। बोलिए।
देखिए, अब इसका आंसर कई जगहों पर कुछ दिया हुआ, कई जगहों पर कुछ दिया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग द इसका जो आंसर है दैट इज़ ए, स्लैंग और कॉलिकल लैंग्वेज। ठीक, लेकिन बहुत सी बुकों में इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव दिया हुआ है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक ऐसे लिख रहे हो और आप एक ऐसे में बता रहे हो कि कौन सी ऑथर ने क्या बात कही है, तो दैट इज़ एप्रोप्रिएट। बट इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया है एक्सेसिव, मतलब अधिक चीज़ों का यूज़ करना, कई कोटेशंस यूज़ करना। तो जब आप कई कोटेशंस का यूज़ एक ही ऐसे में करते हो तो इस पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। रीड नंबर 18, व्हाट आर द सेम स्टडीज़ दैट हेल्प 5 इफेक्टिव प्री राइटिंग। किस किस चीज़ से करते हैं, तो फ्री राइटिंग, क्लस्टरिंग, लिस्ट मेकिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। तो शॉर्ट स्टोरी रिटन बिटवीन, जो शॉर्ट स्टोरी है वो कितने वर्ड्स में लिखी जाती है, तो ऑप्शन ए 200 to 1000 वर्ड, 2000 to 10,000 वर्ड्स, 2000 to 3000 वर्ड्स, 2000 to 4000 वर्ड। द आंसर इज़ 2000 to 10,000 वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन। शॉर्ट स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन सिंगल थीम। जैसे आपने लॉस्ट चाइल्ड देखा है, उसमें केवल सिंगल थीम है ना। आपने डायमंड नेकलेस पढ़ा है, उसमें केवल सिंगल थीम है। शॉर्ट स्टोरीज पॉपुलर सिंस, अच्छा शॉर्ट स्टोरीज़ बेटा हम लोग एंशियंट एरा से, एंशियंट टाइम से पढ़ा हुआ है। हाँ, अब देखिए इसमें मॉडर्न एरा, 18th सेंचुरी, एंशियंट टाइम्स, 19th सेंचुरी, दीज आर द पार्ट ऑफ लिटरेचर। यू हैव टू लर्न लिटरेचर बिकॉज एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्न एरा, जोकोवियन एज, these are the part of history of literature which we can read only in literature, not in the grammar। हाँ, क्वेश्चन नंबर 107 है ये। बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए हैं मैंने। अ शॉर्ट स्टोरी मस्ट हैव एन टाइटल। एक शॉर्ट स्टोरी में टाइटल होना ज़रूरी है। जैसे डायमंड नेकलेस, जिससे मालूम पड़ा कि जो स्टोरी है दैट इज़ अबाउट अ डायमंड नेकलेस। व्हेन वी रीड द टाइटल लॉस्ट चाइल्ड, वी कम टू नो दैट द स्टोरी इज़ अबाउट अ लॉस्ट चाइल्ड, है ना। जब हम टाइटल पढ़ते हैं कि जो लॉस्ट चाइल्ड है, उसमें मालूम पड़ जाता है हमें कि जो स्टोरी है वो लॉस्ट चाइल्ड की कहानी के ऊपर, कोई बच्चा है वो खो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, द शॉर्ट स्टोरी इज ऑल्सो नोन एज, या दैट इज़ ऑल्सो नोन एज माइथोलॉजी। ठीक, ओके। नेक्स्ट, द क्रूशियल पार्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज़ क्लाइमैक्स। जो क्रूशियल पार्ट होता है शॉर्ट स्टोरी का वो होता है क्लाइमैक्स। अब व्हाट इज़ क्लाइमैक्स, तो क्लाइमैक्स इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर, क्लाइमैक्स इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच एंड इट इज़ अ पार्ट, बोल सकते हो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट स्टोरी। क्लाइमैक्स क्या होता है, जैसे जब नॉर्मल एक स्टोरी चल रही है, अब आप लोग देखिए स्टोरी डायमंड नेकलेस शॉर्ट स्टोरी, एक लाइफ चल रही थी जिसमें मैटिल्डा एक पंप एंड शो वाली लाइफ जी रही थी, पंप ऑफ शो, जिसमें वो दिखावा बहुत सारा कर रही थी। लेकिन एक टाइम एकदम टर्न ऐसा आया जब डायमंड नेकलेस उसका खो गया और उसे लोन लेना पड़ा, जिसको रिपे करने के लिए उसे एक घर में काम करना पड़ रहा था, उसे अपना घर रेंट पे देना पड़ रहा था। तो एकदम जो ये क्लाइमैक्स आया है, ये एक क्रूशियल पार्ट होता है। अगर क्लाइमैक्स अच्छा है तो आपकी शॉर्ट स्टोरी अच्छी हो जाएगी, एंड द क्लाइमैक्स इज़, और क्लाइमैक्स गलत है, ख़राब है, अगर क्लाइमैक्स ख़राब है तो आपकी स्टोरी ख़राब हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट 110 क्वेश्चन, द शॉर्ट स्टोरी मोस्टली इन फॉर्म ऑफ। जो शॉर्ट स्टोरी है वो कौन से फॉर्म में होती है, द आंसर इज़ ओरल फॉर्म। अब बहुत से लोग बोलेंगे अरे डायमंड नेकलेस रिटन फॉर्म में है ना, लॉस्ट चाइल्ड रिटन फॉर्म में है, बहुत सारी ऐसी पोइट्रीज़ हैं जो बहुत सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो रिटन फॉर्म में है। हाँ, बहुत सारी रिटन फॉर्म में है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जो ओरल फॉर्म में है। तो जो स्टोरीज़ शुरू हुई थी, दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज़ इन ओरल फॉर्म। जो बिगिनिंग थी वो ओरल फॉर्म में थी, अब वो धीरे धीरे रिटन फॉर्म में आती जा रही है। लाइक मैंने कुछ स्टोरी सुनी तो मैंने लिख दी, तो अब वो धीरे धीरे आ रही है, ना कि पहले से थी। तो ओरल फॉर्म आंसर है इसका, ओरल फॉर्म आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 111, थीम ऑफ शॉर्ट स्टोरी मे बी हैप्पी, नेगेटिव, न्यूट्रल, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। लॉस्ट चाइल्ड, इसकी जो एंडिंग है वो बताई नहीं गई है, लेकिन अगर मैटिल्डे की देखें दैट इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग, बट ठीक है,
उसमें लास्ट में अच्छा ही होता है, उसे मालूम पड़ जाता है। ठीक, लॉस्ट चाइल्ड की न्यूट्रल बोल सकते हो, उसमें ना कुछ मालूम पड़ा ना कुछ। ठीक, अगर बात करें शॉर्ट स्टोरीज़ में द फंदे हैड, तो इट इज़ अ हैप्पी एंडिंग हैं, और बहुत सारी हैं जिसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो जो शॉर्ट स्टोरी है वो हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल एंडिंग भी हो सकती है। ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 112, हाउ मैनी स्टडीज़ फॉर रीडिंग शॉर्ट स्टोरी, तो कितनी सारी स्टडीज़ हैं, तो देयर आर 3 स्टडीज़। ठीक, चलिए, प्रेडिक्ट प्रीवियस नॉलेज बाई, हाँ अच्छा, अगर बेटा हमें कोई नॉलेज प्रिडिक्ट करनी हो तो वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर प्रीवियस नॉलेज दैट इज़ बिफोर रीडिंग, अगर आप रीडिंग से पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रीवियस नॉलेज, है ना, प्रिडिक्ट प्रीवियस नॉलेज। बाकी अगर क्वेश्चन नंबर 144 देखें, मेक क्वेश्चंस एंड ट्राई टू कनेक्ट पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स, तो ये कब मालूम पड़ेगा? जब क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनेंगे, आप ट्राई करो लोगों को कनेक्ट करने का, प्लेसेस को कनेक्ट करने का, इवेंट करने का, तो जब आप स्टोरी पढ़ रहे होगे तो आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। बिफोर रीडिंग शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी है, तो बिफोर रीडिंग शॉर्ट स्टोरी इट इज़ मस्ट टू रीड फर्स्ट द टाइटल ऑफ द स्टोरी। अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको पहले टाइटल पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइटल से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मालूम पड़ जाता है कि जो स्टोरी है वो किसके ऊपर है। What are the things note down before reading, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी चाहिए? तो लेंथ, लेवल ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट बिफोर रीडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इट इज़ प्रिडिक्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट इन स्टोरीज, ये कब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो ड्यूरिंग रीडिंग द शॉर्ट स्टोरी, जब हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्किम द टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज़ बिफोर रीडिंग, स्किम दैट, स्किम इज़ द टेक्निक। अच्छा, जैसे आपने कॉम्प्रीहेंशन किए हैं, ठीक, अब जब कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं आप तो कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है बेटा, आपको पहले आप ये देखते हैं कि जो आपने पढ़ा है, आप पहले गए, जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हो तो क्या करते हैं? कॉम्प्रीहेंशन करने से पहले आप पूरे पैराग्राफ को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं। देन आप क्वेश्चंस पे जाते हैं और फिर वापस से पैराग्राफ पे जाते हैं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए। ठीक, स्किम यही होता है, जब आप किसी भी शॉर्ट स्टोरी को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ स्किम। अच्छा, स्किम क्यों करते हैं, है ना? स्किम करने का रीज़न क्या है? तो जब आप एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो, आपको कभी पढ़ी हुई नहीं है ना, यू डोंट नो अबाउट द स्टोरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, तो जब आपको उसकी शॉर्ट स्टोरी की स्टोरी नहीं पता, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? तो यू हैव टू स्किम रीडिंग। जब आप उसे स्किप रीडिंग करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ओवरव्यू आ जाएगा, एक समरी मिल जाएगी, जिससे आप पूरी स्टोरी को कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट स्टोरी पढ़ना शुरू कर देंगे तो कई बार ऐसा हुआ कि आप स्टोरी का मीनिंग कुछ और निकाल दें, या आप लिटररी मीनिंग निकाल दें, फिगरेटिव मीनिंग ना निकाल पाएँ। क्लियर? चलिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज़, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शॉर्ट स्टोरी का, दैट इज़ लैंग्वेज। देखिए क्यों, क्या होता है, कई बार जो थीम है वो अच्छा है, लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो स्टोरीज़ नहीं चलती। तो लैंग्वेज आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, थीम से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अ शॉर्ट स्टोरी मे बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ऑल ऑफ द एबव, दैट इज़ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, ओमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, तो ओमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ही सी इट। जब कोई स्टोरी ही सी इट से रिप्रेजेंट करी जाती हो, थर्ड पर्सन स्टोरी हो, दैट इज़ नोन एज ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज, ओके फर्स्ट पर्सन, ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये ही हटा दीजिए यहाँ से। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज़, जो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? तो आई एंड यू सेकंड पर्सन है, वी दे थर्ड पर्सन है, आई एंड हिम फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है, तो क्या बचा आपके पास? आई एंड वी, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट, एन ऑथर इन राइटिंग शॉर्ट स्टोरी मे बी अग्रेसिव, एक्टिव, पर्सनल, कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए,
इफ़ द राइटर इज़ पर्सनल, तो जो थॉट्स होंगे उसके पर्सनल थॉट्स होंगे, एक कॉमन न्यूट्रल थॉट्स नहीं होंगे, ठीक। तो द आंसर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। इफ़ द राइटर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ही राइट अ गुड स्टोरी। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी व्हाट इन्फॉर्मेशन माइट यू नीड। जब आप शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो तो आपको क्या चीज़ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए? यू हैव टू लैंग्वेज, टाइटल एंड द करेक्टर, ऑल ऑफ द एबव। लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। टाइटल क्या है वो भी चाहिए, करेक्टर्स, जो करेक्टर्स हैं इसके वो भी चाहिए। तो 25 क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कॉल्ड, ओके, द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ओके, द आंसर इज़ ए। 126, स्टोरी ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज़ प्रिपेयर बिफोर रीडिंग, आफ्टर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग, नन ऑफ दीज। द शॉर्ट स्टोरी ऑफ स्टोरी ऑफ शॉर्ट स्टोरी, हाँ, तो जब आप एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ लेते हैं, जब आपको, जैसे मैंने डायमंड नेकलेस पढ़ लिया, इसके बाद ही तो मैं एक स्टोरी सुना पाऊँगा। शॉर्ट स्टोरी जब मैंने पढ़ ली उससी के बाद तो मैं एक नई स्टोरी बना पाऊँगा उस पर। तो आंसर हो जाएगा आफ्टर रीडिंग। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसमें मैंने 181 स्लाइड्स हैं, इसमें से कुछ 5 एडवर्टीज़मेंट की है, बैचेस के बारे में हैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, है ना। और बाकी जो 130 मतलब 5 माइनस कर लीजिए इसमें, तो अराउंड 176 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें से हम कुछ थोड़े ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या इसका शॉर्ट स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द ऑथर, या जो शॉर्ट स्टोरी है इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑथर्स ट्रस्टवर्दी। ओके, नेक्स्ट आंसर, शॉर्ट स्टोरी मैन कंटेन ऑथर थॉट्स लाइक एंड डिसलाइक ओपिनियन ऑल ऑफ द ओवर। अब से देखो, समझो बेटा, शॉर्ट स्टोरी में कंटेन ऑथर्स, तो ऑप्शन ए थॉट्स, ऑप्शन बी लाइक एंड डिसलाइक, ऑप्शन सी ओपिनियंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, या तो आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। अब थॉट्स बेटा, जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें ऑथर्स के थॉट्स भी हो सकते हैं, भाई वो क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ पसंद नहीं करता है, ये भी हो सकता है, क्या जैसे ओपिनियन क्या क्या है, ठीक, ऑल ऑफ द एबव, ये सारी चीज़ें उसमें से आ जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन, या इट इज़ बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चर। लिंग्विस्ट मतलब भाषा, दैट इज़ लैंग्वेज, एंड कल्चर ट्रेडिशन, अब किस सोसाइटी, ये सारी चीज़ें, ये शॉर्ट स्टोरीज इस पर बेस्ड होती हैं। शॉर्ट स्टोरी आर सोर्स टू इम्प्रूव अवर नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आंसर इज़ बोथ ए एंड बी। शॉर्ट स्टोरी ये शॉर्ट नहीं है, दैट इज़ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, रिमेंबरिंग थिंग्स, जनरेटिंग थिंग्स। तो आंसर इज़ बोथ ए एंड बी। शॉर्ट स्टोरीज मूव्स अराउंड द कैरेक्टर्स, सिचुएशन, इवेंट्स, ऑल ऑफ द एबव। द आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। योर, हाँ, अब जो क्वेश्चंस आए हैं ये आए हैं CV पे, रिज्यूम्स पे। तो ये पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जो मुझे कवर कराना था। बाकी जो वीडियोस का पहले का पार्ट था, जो मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। योर रिज्यूम इज़ अ टूल विद वन स्पेसिफिक पर्सन टू गेट अ जॉब, टू विन एन इंटरव्यू, टू डिस्कस सैलरी, टू नो अबाउट वर्क। तो रिज्यूम एक टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं एक इंटरव्यू को जीतने के लिए। अच्छा, आप कहेंगे गेट अ जॉब, तो बेटा जॉब तो जब ही मिलेगी ना जब इंटरव्यू हो जाएगा आपका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेजेस शुड अ रिज्यूम वी फॉर अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए जो पेज लिमिट है वो 1 पेजेस है, 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेजेस ऑफ CVs। हाँ, तो CV के काफ़ी पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस हैं। जैसे मैं हूँ, अब मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए, लाइक आई एम एन ऑब्जर्वर, आई एम अ PGT, है ना, और सारी चीज़ें भी हैं, तो मैं वो लिख सकता हूँ उसमें। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ रिज्यूमे। रिज्यूमे का पर्पज़ क्या होता है? यूज टू अप्लाई फॉर जॉब, जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। स्किल्स, एक्सपीरियंस, बोथ B and C। तो रिज्यूमे का पर्पज़ है इट इज़ यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स, ये जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक, अगर इसमें क्वेश्चन होता व्हाट इज़ मेंशन इन अ रिज्यूम, तो फिर आंसर हो जाएगा B and C बोथ। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आर मेंशन इन द resume. What are the resume format?
तो रिज्यूमे का जो फॉर्मेट होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिज्यूमे, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल, कॉम्बिनेशन। जब क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल दोनों हो तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ रिज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे कॉमनली कॉल्ड, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। देखो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे क्या होता है, जब आप डाटा, जैसे आप लोगों ने आजकल के टाइम पे देखा होगा कि पहले जो आपकी लास्ट एजुकेशन है वो, देन उसके बाद उससे प्रीवियस, उससे पहले की, उससे पहले की, उससे पहले की, ये जो है रिवर्स चलता है। इसीलिए क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिज्यूमे ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट इज नॉर्मली ऑन हाउ मैनी पेजेस। तो फ्रेशर्स के लिए बेटा 1 पेजेस का है। अभी मैंने आपको बताया है विच ऑफ दिस इज़ नॉट मेंशन इन अ रिज्यूमे, क्या मेंशन नहीं किया जाता रिज्यूमे के अंदर। तो देखिए एज मेंशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नेशनलिटी मैंडेटरी है, और एक्सपीरियंस, दीज 3 थिंग्स आर मैंडेटरी, बट एड्रेस इज़ ऑप्शनल विच इज़ मेंशन ऑन द हेडर ऑफ द रिज्यूमे। अगर एड्रेस मेंशन किया जाएगा तो हेडर पे होता है, रिज्यूमे के मैटर में इसे काउंट नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिज्यूमे फॉर्मेट, कौन सा नहीं है, तो फ्यूजन। ये बड़ा आंसर इसमें थोड़ा गलत दिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट रिज्यूमे फॉर्मेट, दैट इज सी, फ्यूजन इज़ नॉट द फॉर्मेट, फ्यूजन इज़ नॉट अ रिज्यूमे फॉर्मेट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिज्यूमे फॉर्मेट, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल, फ्यूजन, कॉम्बिनेशन। तो द आंसर इज सी, फ्यूजन। फ्यूजन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिज्यूमे। Which of the following is not a necessary part of resume? Religious, education, contact information, employment history. हाँ, तो ऑप्शन B, C, D are the mandatory part of a resume. Religion is an optional. Clear? चलिए, what information should you leave off in your resume? क्या चीज़ आप ऑप्शनल है? तो एक्सपीरियंस, अवार्ड्स, हॉबीज़, एकॉम्प्लिशमेंट्स। देखिए बेटा एक्सपीरियंस को हम फंक्शनल सीवी में छोड़ देते हैं ना, फंक्शनल जो रिज्यूमे है इसमें हमें एक्सपीरियंस नहीं लिखना होता, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं एक्सपीरियंस। बाकी अवार्ड्स, हॉबीज़, एकॉम्प्लिशमेंट्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शनल सीवी एंड द क्रोनोलॉजिकल सीवी। Which of the following resume component is where you should state your career goals? तो the answer is objective, that is career objective. Okay, a resume might contain all information except, क्या क्या चीज़ें होती हैं रिज्यूमे के अंदर? तो too much information, a solid wall of text, very good, spelling mistake and grammatical errors. तो a resume might contain all information except all the above. Which of the following is not a resume format? क्या जो resume format नहीं है? Chronological portfolio, that is answer is portfolio. Okay. The fill in the blanks format list your work with history, with dates, with your most recent employers and job title list. First, functional, combination, chronological, portfolio. The answer is chronological. The chronological format lists your work with history, with dates, with your most recent employers and job title listed first. Chronological format है, इसके अंदर dates आती हैं, years आती हैं। अगर आप dates नहीं लिख रहे हैं तो years तो कंपलसरी है, आपको years लिखनी पड़ेंगी। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फ़नी है। द क्वेश्चन इज़ वेरी फनी एंड इम्पोर्टेंट एज वेल। आज के टाइम पे क्या होता है, जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो अपनी आईडी बनाते हैं इस टाइप से, लव इन लेडीज़, है ना, एटीट्यूड गर्ल, है ना, इस टाइप से। तो अगर आप सीवी लिख रहे हैं और आपकी जो आईडी है वो इस टाइप से है, तो ये आपके इंटरव्यू पर एक अलग प्रभाव डालती है। जैसे आप इमेच्योर हैं, ठीक, टीनेजर हैं, यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ दिखाई पड़ती हैं इस चीज़ों से। तो अगर आप एक रिज्यूमे बना रहे हैं तो आपकी जो आईडी है वो आपके नाम से हो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। जैसे
मेरी आप देखिए इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर, अगर आप मेरी जीमेल लिखेंगे तो इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर @gmail.com। अगर मेरी आप जीमेल आईडी दिखेंगे पर्सनल वाली तो दैट इज़ प्रिंस भारद्वाज त्रिपाठी @gmail.com। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप एक रिज्यूमे में लिखते हैं तो। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इन रिज्यूमे वेयर यू शुड कीप योर करियर गोल। कहाँ लिखते हैं आप करियर गोल को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव ना, इसे बोलते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? अच्छा, कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ जो रिज्यूमे है उसे अमेरिकन लैंग्वेज में, सॉरी जो सीवी है उसे अमेरिकन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? तो सीवी को अमेरिकन लैंग्वेज में रिज्यूमे बोला जाता है। रिज्यूमे इज़ अ फ्रेंच वर्ड, अरेबिक वर्ड, ग्रीक वर्ड। तो रिज्यूमे काफ़ी जगह बोला जाता है। ये क्वेश्चन मुझे किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिज्यूमे कंपोनेंट इज़ वेयर यू शुड स्टेट योर करियर गोल। फिर वही बात, आंसर हो जाएगा आपका करियर ऑब्जेक्टिव। रिज्यूमे इज़ अभी बताया जस्ट पहले, फ्रेंच वर्ड। द बेस्ट वे टू अप्लाई फॉर अ जॉब इज़, द बेस्ट वे टू अप्लाई फॉर अ जॉब इज़ दैट इज़ specifically written for that job, specifically written for that job. The application letter and the resume performs, तो इसका आंसर है two different tasks. A summary placed at the beginning of the CV act as statement of objectives, synopsis, letter of recommendation, preface. Summary placed at the beginning of CV act as preface. चलिए लिटरेचर वालों के लिए क्वेश्चन है। प्रीफेस से एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स इज रिटन इन ईयर 1800। 1800 में प्रीफेस लिखा गया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। बट द वर्क इज लिरिकल बैलेड इज पब्लिश्ड इन 1798। 1798 is the year of it's the year when romantic era is started. Clear? Clear? चलिए, next question is the resume types that showcase the job seekers qualification and the skills is. The answer is functional CV. Clear? चलिए next. The heading of a resume includes personal information, name and address, name of reference, title of the most recent job, career objective. The heading of a resume includes personal information and name and address. मैंने अभी बताया था हेडर पे आता है, हेडर मीन्स हेडिंग। क्लियर? चलिए, the best way, ये this question is very important question. The best way to start a statement on your resume is with an action verb या an active verb. An active verb. Clear? It should be an adverb also. A very plain looking resume designed to be delivered via email or an online e-form is a web resume, electronic resume, scan resume, print resume. The answer is electronic resume. अगर आप e-form में या email form में भेजते हैं that is called electronic resume. वेब रिज्यूमे नहीं होता। वेब रिज्यूमे किसी वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, या आप जब सर्च करेंगे इजी इंग्लिश विद प्रिंस है तो कई वेबसाइट्स पे मेरा आपको नाम मिलेगा, तो उसमें मेरी डिटेल भी दे रखी है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी क्वालिफ़िकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं दैट इज़ वेब रिज्यूमे। वर्ड प्रोसेस्ड resume designed to be visually appealing is a print resume, web resume, electronic resume, scan resume, that is print resume. An applicant should always print their resume on paper that is their favorite color, white or light colored, highly patterned, bright, or answer is white or light color. ठीक, ऐसा नहीं है भाई कि अगर आपने एक एप्लीकेशन लिखी है, आपने एक रिज्यूमे बनाया है तो आप इसे पिंक कलर में लिख रहे हो, है ना, उस पर एक डिज़ाइन बन रही है। नहीं, आप ऑफिशियल चीज़ लिख रहे हो तो यू हैव टू ब्लैक एंड वाइट पेपर, ब्लैक फॉन्ट, बस। दिस रिज्यूमे फॉर्मेट फोकस ऑन बोथ द स्किल्स एंड द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेंट, क्रोनोलॉजिकल फंक्शन, स्किल्स कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। आंसर इज कॉम्बिनेशन। रिज्यूमे कैन बी डिलीवर्ड थ्रू मेल, ईमेल, फैक्स, all of the above.
हम लोग कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं? 168. देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज ओवर लॉन्गर टाइम? रिज्यूमे, CV, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ, या आंसर इज CV. ठीक. CV स्टैंड फॉर करिकुलम वाइटा, दैट इज आंसर नंबर 1A. The word CV is derived from Latin word. Which one of the following is not component of resume? That is interest. Interest is not a component of resume. Education, skills, content information are the mandatory component of the resume. To get with writing professional resume, you can use books, articles, internet, all of the above. आप ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छा रिज्यूमे लिखना है तो. ओके, चलिए. देखिए, क्वेश्चन अभी बाकी बहुत बचे हुए हैं. आप हो सकता है मैं इसकी एक नई वीडियो बनाऊं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अराउंड 54 मिनट्स. अभी मैं एडिट करूंगा इसको तो अराउंड 45 मिनट्स की वीडियो होगी. तो अब मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी. हो सकता है इसका सेकेंड पार्ट और आए. हाँ, अगर आप लोगों को पास टाइम कम है तो आप ज्वाइन करें ग्रुप को, मैसेज करें मुझे, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. पर्सनली मैसेज करने के लिए यू हैव टू कॉल दिस नंबर 9870620015. दैट इज़ माई पर्सनल नंबर. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर द फाइल. ये मेरी इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है. मेल भी करना है तो आप इसमें @gmail.com लगा के मेल भी कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों पे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस फाइल के लिए. बाकी आप लोगों को मैंने बैचेस के बारे में बता ही दिया था. ठीक है. देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, मुझे कटबट भी करनी है, अभी इसको एडिट भी करना है, तो इसलिए वीडियो बड़ी हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चंस काट दिए हैं. बाकी इसका भी हो सकता है सेकेंड पार्ट आए, और नहीं भी आएगा तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा. आप लोग उस ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए. ठीक. बाकी अगर बात करें तो बैचेस की, मैंने आपको बता दिया CUCT बैच, एयरफोर्स, ये सारे बैच 15 जून. किस तारीख से? 15 जून. एक सेकेंड. ऑल दिस बैच स्टार्टेड फ्रॉम 15 जून. नोट्स की मैंने बता दी है आपको. 300 प्रिंटेड एंड PDF फॉर्म में आपको 200 के मिलेंगे. बाकी इन एड्रेस आपको पता है, इन फ्रंट ऑफ दाऊदयाल डिग्री कॉलेज, तिलक नगर, फिरोजाबाद 283203. बैचेस मैंने और अगर आप लोग अभी बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको 15% हर एक कोर्स पे डिस्काउंट मिलेगा, और 5% अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा ऐड मिलेगा. इट मीन्स 15 + 5 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा. क्लियर? चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं. और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी नए जोश और उत्साह के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.